हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। क्या है? एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। अब यहाँ पे एक बात क्लियरली मैं बोल देता हूँ कि एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 3 आ चुका है। क्लियर है? एनसीईआरटी से पहले भी और भी क्लासेस आ रही हैं, तो उन्हें देखते चलें। अदरवाइज बाद में आप बहुत बैक में चले जाओगे, क्योंकि ये सिलेबस बढ़ते ही चला जाएगा, घटना नहीं है। ठीक है? तो पृथ्वी गतियों में क्या है, तो अगर हम पृथ्वी गतियों में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले जो एनसीईआरटी बोल रही है वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर दो बातें सीधी सी एक बात दिमाग में बैठा लो कि पहले जो है उसकी घूर्णन गति है। कौन सी गति है? घूर्णन गति। और दूसरी बात है उसकी परिक्रमण गति। कौन सी? परिक्रमण गति। तो ये दो बातें सीधे डायरेक्टली दिमाग में बैठा लो कि आपको पढ़नी कौन कौन सी हैं। अब वो चाहे जितनी भी अर्थ के बारे में बताए, लेकिन अगर बातें पृथ्वी की गतियों की आती है, पृथ्वी की गतियां की आती है, तो आपको सीधे एक बात दिमाग में आ जाना चाहिए कि घूर्णन और परिक्रमण दो ही गतियां हैं पृथ्वी की। और दूसरी बात ये कि जो है आपके मौसम में चेंजेस, ऋतुओं में चेंजेस, आपके सीजनल चेंजेस, ये सारी बातें भी किसकी वजह से होती हैं? पृथ्वी की गतियों की वजह से। ठीक है? ये जो पृथ्वी गति है उसी की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक? तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एज इट इज मैंने जैसे पहले बोला था कि एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है? तो एनसीईआरटी क्या कहती है सीधी बात जान लेंगे। उसके बाद जब स्टैंडर्ड बुक चलेगी या स्टैंडर्ड टॉपिक चलेंगे तो फिर डिटेल में बातें करेंगे, है ना। एनसीईआरटी को ज्यादा लेंदी नहीं करना है। चलो, तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हैं। ठीक है? एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो जब अपने अक्ष पे घूमते, जैसे सपोज कर लो, जैसे मान लो कि ये अर्थ है। क्लियर है? अब अर्थ की क्या है कि ये अपनी मान लो सपोज ये कर लो एक एक्सेस है, ये जो एक एक्सेस है। ठीक है? तो अब ये जो इसके राउंड अप मोशन करेगी ना, जैसे मान लो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। ठीक है? तो ये जो राउंड अप मोशन करेगी तो ये होगा घूर्णन गति। और अगर मान लो कि अर्थ की कोई एक एक्सेस है ऐसे, ठीक, अब ये जो अर्थ है ना, ये जो अब अपने एक्सेस में जब ये करेगी तो इसे बोलेंगे परिक्रमण गति। यानी कि जो सन के चारों तरफ करती है वो है उसकी परिक्रमण गति, और जो अपने एक्सेस पे करती है वो है घूर्णन गति। ठीक है? यानी कि रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? और उसे अगर देखो कि जो परिक्रमण गति है उसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे हिंदी में टर्म समझने में दिक्कत आ रही हो तो इसे याद कर ले सर्कुलर मोशन, और इसे याद कर ले रोटेटरी मोशन। ठीक, रोटेटरी ये जो है आपका एंगुलर। क्लियर है? हाँ, तो ये बात आप याद रख सकते हो। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे कच्छी समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छी समतल। तो ये टर्म भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी इस टर्म को मेंशन किए हुए है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजन करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। क्लियर है? यह वृत्त के अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जो उसका सर्कुलर करने का अक्ष है उसके साथ इसके मिलाप नहीं होते हैं। इसका मिलाप एक अलग है ग्लोब के अंदर। ठीक है? तो ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है। ये कैसे है मैंने बताया कि जब आएंगे तो पूरे टेक्निकल रीजन को समझेंगे। ठीक है? घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है? अब अगर देखें पृथ्वी की कच्ची समतल पर एक देखो, अब ये क्या है? हमारी अर्थ है। ठीक है? क्या है? अर्थ है। अब ये हमारी क्या है? 0 डिग्री है। समझना, डायग्राम को समझना। और ये क्या है? 66.5, सॉरी 23.5 है। बात समझ में आ रही है? कर्क रेखा। और ये क्या है हमारी जो है, जैसे मान लीजिए मकर रेखा। अब इसके ऊपर का जो वृत्त है 66.5 वाला, ये वाला मैटर, इसे बहुत गौर से समझना है। ठीक है? तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव तथा कच्ची समतल के यहाँ पे जो डायग्राम है वो दिया गया है। तो आप लोग एज इट इज बना सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक? तो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो धरती गोल है, अर्थ गोल है, किसने बोला था? आर्यभट्ट साहब ने कहा। और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये भी आर्यभट्ट साहब के ही एजप्शन था। और ये एजप्शन बाद में राइट भी निकलता है। पहले तो बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं, बहुत सारे खगोल शास्त्री या जियोलॉजिस्ट क्या बोल देते हैं, बोल देते हैं कि अर्थ जो सेंटर में है, अर्थ क्या है? सेंटर में, और सन परिक्रमा कर रहा है।
बोल देते हैं अर्थ सेंटर में है, सन चक्कर काट रहा है, लेकिन बाद में निकलती क्या रियलिटी है कि सन सेंटर में अर्थ चक्कर काट रही है ना। तो ये भी एक जो भ्रामक गतिविधियां हैं या भ्रामक जो थ्योरी हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। जैसे ही मैंने बताया था कि सूर्य के चारों साइड जैसे चक्कर काट रही है ना। बहुत सारे प्लैनेट क्या, सारी प्लैनेट जितने भी हैं, क्योंकि सन क्या सेंटर में है, तो सन के चारों साइड चक्कर काट रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है, कहाँ, 66.5। ठीक, तो ये बात ध्यान देनी है, ये एनसीईआरटी का मेंशन है। अब देखो कोई कोई कहेगा कि भैया तो हमने 23.5 पढ़ा है, राइट है, 23.5 डिग्री पर झुकी है, लेकिन 66.5 पे कैसे है, ये मैंने क्या बताया, जब स्टैंडर्ड बुक लेकर के आएंगे या स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट में आएंगे तो ये सारी बातें क्लियर करेंगे कि 23.5 कैसे, 66.5 कैसे। लेकिन एनसीईआरटी जो करिए पहले वो देख लो। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये बात भी ध्यान देना है। अब देखो, अब मैटर समझना, मैटर है क्या, मैटर ये देखो, सन ये है कहाँ है, सेंटर में है, ये बात क्लियर है। अब अर्थ क्या हो रही है, अर्थ तो घूम रही है ना, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ चक्कर ही काट रही है, रुकी थोड़ी है, चक्कर काट रही है। अब जब ये अर्थ चक्कर काटेगी, देखो एक बात ध्यान देना, मैं पहले बताया था वेस्ट टू ईस्ट काटती है चक्कर, ये भी जानना। ठीक, अर्थ जब ये चक्कर काटेगी तो मैटर क्या होगा, सन की सनलाइट में वेरिएशन आएगा। कभी सनलाइट जो है इस पोर्शन में पड़ेगी, तो कभी सनलाइट इस पोर्शन में पड़ेगी, कभी सनलाइट यहाँ पड़ेगी, तो कभी सनलाइट यहाँ पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग मौसम में चेंजेस आते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आप देखोगे कैसे होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु है, फिर ठीक है ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे आती है। ठीक, तो 21 जून आपको याद रखना है। फिर विश्व की स्थिति 21 मार्च को याद रखनी है। 23 दिसंबर को शरद ऋतु में याद रखना है। ठीक, वसंत ऋतु। फिर 22 दिसंबर यहाँ पे याद रखना है, दक्षिण अयनात। ठीक, तो उत्तरी अयनात कब होता है, 21 जून को होता है। दक्षिणी अयनात कब होता है, 22 दिसंबर का होता है। तो ये सारी डेटें आपको याद रखनी है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा को बाद वाले भागों पर लगभग लगभग टाइमिंग ध्यान देना, लगभग 6 महीने तक, कितना, 6 मंथ, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। आई होप ये पूरी स्टेटमेंट क्लियर होगी। पहली स्टेटमेंट क्या है कि सूर्य की किरणों को पढ़ना, सूर्य की किरणें कहाँ तिरछी पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध पे, है ना। तो ये सारी बात है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये हो जाता है कि एक बहुत बड़े भाग में 6 महीने तक क्या रहता है, दिन ही रहता है, और एक बहुत बड़े भाग में 6 महीने तक रात रहता है। ठीक है, तो जहां पर किरणें सीधी पड़ रही हैं तो वहां पर क्या होती है, हीट बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, और गर्मी का मौसम आने की यही रीजन है। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में मौसम लंबा, दिन तथा रात छोटी होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहा जाता है या उत्तरी अयनात कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ सोलिस्टिस। बात समझ आ रही, क्या हो जाता है, नॉर्थ सोलिस्टिस अगर इंग्लिश में बोले तो। आई होप बात क्लियर होगी। तो जहां दिन लंबा होने लग जाए, रात छोटी होने लग जाए, तो समझ जाना क्या चल रहा है, उत्तरी अयनात चल रहा है। अब अगर 22 दिसंबर की स्थिति को देखें तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखो वहां क्या था, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही थी, यहाँ क्या है, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। सो दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, तो वहां पर भी लंबे दिन और छोटी रात वाली कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी अनाथ। आई होप बात क्लियर होगी। मैं कहूँ तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है ना। देखो क्या है, 21 जून वाली स्थिति में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा में सीधी पड़ती हैं, ये बात। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊष्मा अधिक होती है, ये भी बात एकदम क्लियर रखनी है। ठीक है, अब देखो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी कहाँ पर पड़ रही हैं,
वो आपकी तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी कहाँ पड़ रही है? उत्तर ध्रुव पे, ठीक है। तो जो उत्तर ध्रुव पे झुका होने की वजह से किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो मैटर क्या होता है कि एक बहुत बड़े भाग में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात हो जाता है, ठीक। एक ये मैटर। अब ध्यान देना, इसी जो कि ये कंडीशन है, जो उत्तरी भाग वाले में जो गर्मी का मौसम आता है 21 जून वाले टाइम का, है ना, तो वो क्या कहलाता है? उत्तरी अनाथ कहलाता है। लेकिन जब यही कंडीशन दक्षिणी अनाथ में यानी कि मकर रेखा वाले केस में हो जाता है, तो क्या कहलाता है? दक्षिणी अनाथ कहलाता है। आई होप क्लियर होगा। तो 21 जून 22 दिसंबर की कंडीशन क्लियर होगी, ऐसा क्यों होता है, ठीक। अब अगर 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें, तो 23 सितंबर और 21 मार्च की कंडीशन क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब देखो कहाँ पड़ रही हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, और मैं मान लूँ कि ये मेरी विषुवत रेखा है, और इसके एक जो है सर्कल बनाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर जो सन की लाइट है वो सीधी पड़ रही है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक। जून वाले मैटर क्या था? कर्क रेखा में पड़ रही थी। 22 दिसंबर वाले मैटर क्या था? मकर रेखा में पड़ रही थी। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ऐसा क्यों होता है? रोटेशन की वजह से होता है कि अर्थ घूम रही है, तो रोटेशन की वजह से ऐसी सारी बातें हो रही हैं। कितने मोशन कर रही है? 2 टाइप्स के मोशन कर रही है, एक घूर्णन कर रही है और एक परिक्रमण कर रही है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल यहीं पे याद कर लो, दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा प्रेशर नहीं लेते। क्लियर है? जब एनसीईआरटी 11th 12th किया है, 10th 11th किया है, तब प्रेशर लेना, क्योंकि वहां पे मैं एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के एनसीईआरटी आऊंगा। क्लियर है? इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं इस स्थिति को? क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। यानी कि रात और दिन जब बराबर होता है तो क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब आती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये भी डेट याद रखनी है। ये आपको चारों डेटें 21 जून 22 दिसंबर 21 मार्च 23 सितंबर चारों याद होनी चाहिए। क्लियर है? 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो ये भी ध्यान देना है कि आपको 23 दिसंबर की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु मिलेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु मिलती है, ठीक है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्लियर है? तो ये 21 मार्च की कंडीशन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये बात आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन किनकी वजह से आता है। तो पहली बात है आपकी गतियों की वजह से, अर्थ की गतियों की वजह से। दूसरी बात क्या है? सन का स्टेबल होना, सन की स्टेबिलिटी, क्योंकि सेंटर में है। फिर तीसरी बात क्या है? सन की रेज का इन्फ्लुएंस का पड़ना। क्यों? क्योंकि कहीं पर तिरछा पड़ेगा तो कहीं पर स्ट्रेट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अर्थ घूम रही है। पहले मान लो इस कंडीशन में, अब जब वो यहाँ आएगी तो ये वाला पोर्शन कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा, ये वाला पोर्शन चला जाएगा यहाँ। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे वो अपना परिक्रमण भी कर रही है ना, तो वैसे वैसे वो घूर्णन भी कर रही है। आई होप क्लियर होगा। परिक्रमण के साथ साथ क्या कर रही है? घूर्णन भी कर रही है। तो परिक्रमण करने में तो ले लेती है 365 दिन, है ना, 1/4। और घूर्णन करने में कितना लेती है? 24 आवर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप क्लियर होगा। नहीं है पता, इससे पहले जो चैप्टर्स आए हैं एनसीईआरटी के, उन्हें जाके देख लो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आई होप क्लियर होगा। तो अगर नए होना तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि पूरा सिलेबस होगा, जो बोला है सो करके दिखाएंगे। और जिन्हें ग्रुप में ऐड होना है, एक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। इस नंबर पे ग्रुप चल रहा है और सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना ना भूलें।